हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारा फिर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आपको पता है कि हम लोग जीएस वर्ल्ड के जो यूपी पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज़ आती हैं, जो कि ये 2026 की हैं, उनका मॉक टेस्ट तीसरा करने वाले, क्योंकि इससे पहले पहला और दूसरा करवा चुकी हूँ, जिसमें एंशिएंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री थी। और इसमें क्या सब्जेक्ट है, तो इंडियन पॉलिटी है और जनरल स्टडीज़ है। ठीक है, ये टेस्ट नंबर हमारा तीसरा है, क्योंकि आपको पता है एग्ज़ाम के बचे हैं ओनली 3 से 3.5 मंथ बचे हुए हैं। और इस टाइम आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट ही लगाने, जितने हो सके मॉक टेस्ट लगाइए। सीसैट और जीएस के दोनों ही लगाने। जितना आप टेस्ट लगाएंगे, जितने आप एमसीक्यूज लगाएंगे, उतना ही आप एग्ज़ाम के क्रैक करने के नज़दीक हो जाएंगे। ऐसा जो भी टॉपर्स हैं वो यही कहते हैं कि आप टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। उससे क्या होता है, आपका रिवीजन भी होता है और आप देख पाते हैं कि आप चेक कर पाते हैं खुद को। सेल्फ असेसिनेशन होता है कि आपने कहाँ पर आपकी वीकनेस है। तो ये आज पॉलिटी का है, हम अच्छे से करेंगे। और इसके 1 to 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम आज से 51 से 100 तक कर लेंगे। ठीक है, चलिए, जहाँ पर मुझे लगेगा समझाने की जरूरत है वहाँ पर मैं समझाऊंगी। बाकी देखते हैं, सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। 51 नंबर पे आ गए हम लोग। 51, दिस इज 51 नंबर का क्वेश्चन है। पढ़ते हैं इसको। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रकरण दिया गया है और संबंधित सिद्धांत दिए गए। ठीक है, मेनका गांधीवाद, गोलकनाथवाद और केशवानंद भारती मामला जो आया था, विवाद आया था। मेनका, सबसे पहले आपका गोलकनाथ आया था। ये आपका कब आया था? गोलकनाथ वाला आपका आया था 1967 में। जो ये गोलकनाथ विवाद आया था, ये इसमें कहा गया था कि जो संसद है ना, वो मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि जो संसद है ना, पार्लियामेंट है ना, वो मूल जो अधिकार है ना, जो मूल अधिकार हमारे कितने से लेकर 12 से 35 तक, उन पर किसी भी प्रकार से संशोधन नहीं कर सकती है, ऐसा बोला गया था। यानी कि संसद की शक्तियों को सीमित किया गया था। संसद की शक्तियों को सीमित कर दिया गया था। और तो यहाँ पर बोलता क्या है दूसरा वाला, संसद की संशोधन शक्ति। क्या ये बात सही है? तो संसद की संशोधन शक्ति नहीं, बस उसको सीमित कर दिया गया था। तो यहाँ पर हमारा दूसरा तो गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा क्या आया, तो फिर हमारा आता है कौन सा केशवानंद भारती। ये आपका आया था 1973 में। ये वही है, ये जो है ना सबसे प्रमुख और चर्चित विवाद रहा है, वाद रहा है। इसमें बोला गया था, इसमें बेसिक स्ट्रक्चर, हाँ, मूल संरचना का सिद्धांत दिया गया है कि संसद जो है ना, वो मूल अधिकार हो किसी में भी संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान की जो मूल संरचना है उस पर कोई भी आंच नहीं पहुंचा सकती। उसको ना ही कम कर सकती है, ना ही उसको घटा सकती है, ना ही बढ़ा सकती है, और ना ही उसको बिल्कुल कम कर सकती है, यानी कि निरस्त कर सकती है। तो ये मूल संरचना, और मूल संरचना को सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन नहीं किया है। वो समय समय पर उसको बताता रहेगा कि मूल संरचना में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर तीसरा तो सही है कि केशवानंद जो बाद आया था, केशवानंद भारती, वो मूल संरचना के सिद्धांत से संबंधित था। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है 1980। 1980 में आपका आता है मेनका गांधी केस, जो मेनका गांधी केस आपका आता है ना, ये मेनका गांधी केस बनाम भारत संघ 1980 में आता है। मतलब 1978 से 1980 में इसका पूरा वो आया था, मतलब फैसला। ये सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनुच्छेद जो 21 है ना, जो कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, केवल कोई भी प्रक्रिया नहीं बल्कि न्याय संगत और उचित तरीके, इनकी मतलब इसमें बताया गया था कि जो जो कानून बने हैं ना 1980 में, मेनका गांधी केस होता है कि जो कानून के द्वारा कोई प्रक्रिया बनी है उसको ही फॉलो करना जरूरी नहीं है, बल्कि जो उचित प्रक्रिया है ना उसको फॉलो करो। यानी कि प्रक्रिया को न्याय संगत ढंग से फॉलो करो, ना कि आप कानून, अगर कानून में गलत लिखा है तो कानून को संशोधन करो। ठीक है, लेकिन न्याय संगत होना चाहिए, ऐसी प्रक्रिया फॉलो करो। तो बिल्कुल बात सही है, पहला और यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा। एक बार और बता देती हूँ मैं क्या है इसमें, कि मेनका गांधी जो बाद आया था वो 1980 में आया था। और मेनली बात ये है कि ये जो है ना, वो कहता है कि जो अनुच्छेद 21 है ना, उसमें प्राण और देह स्वतंत्रता की बात की गई है। और अगर कोई जी रहा है ना, तो उसको मतलब उसको जीने का अधिकार जो दिया गया है ना, वो ऐसा नहीं कि मतलब कूड़े कचड़े में गंदगी में रहे, नहीं भाई। उसको कहते हैं ना कि एकदम ऐसे जीने का अधिकार दो, सम्मान पूर्वक वो जिए, सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार उसको होना चाहिए। और अगर कोई कानून है, ठीक है, जरूरी नहीं कि अगर कानून में गलत लिखा है तो कानून के अनुसार जो है ना वो चला जाए। अगर कानून गलत है तो उसको कानून को संशोधन करो, और ऐसी प्रक्रिया अपनाओ न्याय की, ताकि जो उचित हो, मतलब सभी के लिए बढ़िया हो। तो पहला बात तो ये थी, पहली बात तो यहाँ पर सही है। गोलकनाथ के बाद में बताया आपको संसद की संशोधन शक्ति नहीं भाई, संसद की शक्तियों को सीमित किया गया था कि वो जो है ना मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती हैं, लेकिन बाद में इनको हटा दिया गया था केशवानंद भारती मामला में। जो केशवानंद भारती मामला है ना, तो उसने कहा था कि
संसद जो है ना वो मौलिक अधिकारों में संशोधन कर तो सकती है, लेकिन संविधान की मूल संरचना पर चोट नहीं पहुंचा सकती। तो यहाँ पर पहला और तीसरा हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार आपातकाल अनुच्छेद 352 में निलंबित नहीं होगा। देखिए, अनुच्छेद जो आपातकाल लगता है ना वो आपका 352 के तहत लगता है, यानी कि जिसको बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी। अगर आपकी इमरजेंसी लगी हुई है भारत में, तो अब बताया जाता है ना कि मूल अधिकार भी जो आपके मौलिक अधिकार है ना वो आपके क्या है ना निरस्त किए जा सकते हैं, मतलब खत्म किए जा सकते हैं। लेकिन एक ऐसा अधिकार है, चाहे आपका कोई सा भी आपातकाल लगा हो, लेकिन वो अधिकार आपसे नहीं छीना जा सकता है। वो आपका बी वाला है, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि आपको जीवन जीने का अधिकार होगा और अपने शरीर को सुरक्षित रखने का अधिकार होगा। तो ये जो है ना आपका अधिकार समाप्त नहीं होगा, निलंबित नहीं होगा, यही पूछा गया है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन चुनिए। ओके, बंदी प्रत्यक्षीकरण केवल अवैध निरोध के विरुद्ध उपलब्ध है, क्या ऐसी बात है? तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसको हैबियस कॉर्पस कहते हैं वो केवल अवैध निरोध के विरुद्ध उपलब्ध है। बिल्कुल, परमादेश विधायी निकाय को जारी किया था नहीं भाई, परमादेश जो है ना राष्ट्रपति, राज्यपाल और आपके हो जाएंगे जो भी विधायी निकाय के अधिकारी आएंगे, मतलब उसमें राष्ट्रपति आ सकते हैं, राज्यपाल आ सकते हैं, इनके अगेंस्ट नहीं जारी किया जाता है, बल्कि लोक प्राधिकरणों के जो प्रशासनिक होते हैं ना उनके अगेंस्ट जो जारी होता है। ठीक है, तीसरा है कि प्रतिषेध निचली अदालतों को रोके जाने हेतु जारी किया जाता है, तो यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा। अच्छा, एक बार मैं आपको समझा देती हूँ। जो आर्टिकल 32 है ना, आर्टिकल 32 के तहत अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का यानी कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में ही डायरेक्ट वाले सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के पास जो है ना इस आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास वो 6 प्रकार की सुप्रीम कोर्ट जो कोई गया मान लिया, ठीक है, मैं गई सुप्रीम कोर्ट के पास, तो सुप्रीम कोर्ट जो है ना 6 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। 6 प्रकार की रिट कौन कौन सी हैं? तो एक तो आपकी यही बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगी, इसको बोलते हैं मैंडमस। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देगी कि उस पर्सन को, अगर जिसके अगेंस्ट ये बंदी प्रत्यक्षीकरण ये रिट जारी होगी, उसको एज इट इज जैसा भी है, मतलब लेटा खड़ा बैठा मरा जिंदा, उसको सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि हमारे सामने एज इट इज उसको प्रेजेंट करिए। ठीक है, तो ये अवैध निरोध के विरुद्ध उपलब्ध है। ये बात बिल्कुल सही कहता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का उद्देश्य है कि व्यक्ति की अवैध निरोध से मुक्ति। अगर आप उस व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को आपने अवैध तरीके से मतलब डिटेन कर लिया है, तो उसके अगेंस्ट में ये उपलब्ध है। कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट कब जाएगा? जब वो उसको लगेगा कि हमें जो है ना अवैध तरीके से जो डिटेन किया गया है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में ये रिट जारी करेगा कि हमें अवैध तरीके से जो है ना वो डिटेन किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट उसके अगेंस्ट में, जिन्होंने इसको डिटेन किया है उनके अगेंस्ट में ही रिट जारी करेगा कि उस पर्सन को एज इट इज उठा के लेके आओ और मामला हमें बताओ कि मामला क्या है। तो ये बात बिल्कुल सही है। बात करता है परमादेश की, बताऊँ। जो परम आदेश होता है मैंडमस, इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा आदेश देगा, नहीं मैंडमस मतलब परम आदेश, इस आदेश के ऊपर कोई आदेश नहीं है। और इस आदेश में जो ये आदेश किसको देता है, तो ये आदेश जो जैसे कि आईएएस हो गया, पीसीएस हो गया, यानी कि लोक प्राधिकारी प्रशासनिक, उनके कर्तव्यों के प्रति, जैसे कोई आईएएस अधिकारी है ना वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है, उसके अगेंस्ट में रिट जारी होगी, तो उस आईएएस अधिकारी के अगेंस्ट में रिट जारी होगी कि भाई आप अपना काम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ बोला कि विधायी निकाय में कौन आ जाएगा? राष्ट्रपति, राज्यपाल। तो इनके अगेंस्ट में रिट जारी सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता है भाई। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है? तीसरा कहता है प्रतिषेध, यानी प्रतिषेध मतलब रोकना होता है। ठीक है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है ना वो निचली जो भी अपनी हाई कोर्ट हो गई या फिर जिला न्यायाधीश होगी, इनको ये रिट जारी करता है प्रतिषेध वाली। इनकी मतलब कि जैसे कि कोई अगर निचली कोर्ट है, ठीक है, वो कोई फैसला दे रही है और सुप्रीम कोर्ट को पता चल गया, उसे लगता है कि ये फैसला गलत है, तो तुरंत जो है ना प्रतिषेध वाली रिट जारी कर देगा और उसको कहेगा कि जहाँ के तहाँ पर इसको रोक दिया जाए। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो हमारे यहाँ पर पहला और तीसरा सही हो जाएगा। मुझे उम्मीद है अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।
सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलाना और सही कूट चुनना, ठीक है। अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 16(4), अनुच्छेद 29। अच्छा, अगर हो सकता है, देखिए आपको अनुच्छेद 15 पता हो लेकिन उसका क्लोज 4 ना पता हो, अनुच्छेद 16 पता हो लेकिन उसका क्लोज 4 ना पता हो। अगर आपको अनुच्छेद 29 पता है तो आराम से आप ऊपर वाले ए और बी को कर सकते हैं। अनुच्छेद 29 जो है ना, वो आप आपके अल्पसंख्यकों की संस्कृति से ही संबंधित है, यानी कि तीसरे का तीसरा होगा, तो हमारे पास सी और डी अपने आप गलत हो गए। हमारे पास 50-50 चांस बचा है, ए या बी में कोई सा एक होगा। अनुच्छेद 15 जो है ना, वो पिछड़ी वर्ग से ही बात करता है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है ना, उन्हें विशेष प्रावधान दिए जाएंगे। तो बिल्कुल पिछड़े वर्ग से है। अब उसको सब क्लोज क्या कहता है वो तो नहीं पता, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि अनुच्छेद जो 15 है ना, वो उसमें सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की बात होती है। तो पहले का पहला हो जाएगा, ओके। तो देखो बी हमारे पास गलत हो गया ना, पहले का पहला तो दूसरे का दूसरा और तीसरे का तीसरा हो जाएगा। यहाँ पर ये सही हो जाएगा। अनुच्छेद 16 का बी 4 क्या कहता है कि सार्वजनिक रोजगार, यानी कि 16 का 4 कहता है कि सार्वजनिक सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का आधार होना चाहिए, यानी कि पहले दूसरा तीसरा हमारे यहाँ पर पहला ही सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 55 नंबर का क्वेश्चन क्या है। क्या कहता है क्वेश्चन, अनुच्छेद 32 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। 32, ओके। यह केवल उपचारात्मक अधिकार है, यह स्वयं एक मूल अधिकार है। हाँ, बिल्कुल स्वयं एक मूल अधिकार है। यह नीति निर्देशक तत्व है, नहीं भाई, ये मूल अधिकार है तो फिर नीति निर्देशक तत्व कैसे हो सकता है। ये आपातकाल में स्वतः निलंबित हो जाता है, क्या ऐसा है? तो नहीं भाई, स्वतः निलंबित नहीं होता है, यह आपातकाल के दौरान स्वतः निलंबित नहीं होता है। और यह केवल उपचारात्मक अधिकार है, नहीं भाई, ये भी गलत है, क्योंकि ये उपचार के साथ साथ ये इसको डॉक्टर अंबेडकर ने इसीलिए इस संविधान की आत्मा कहा था, क्योंकि ये केवल मूल अधिकारों की रक्षा नहीं करता बल्कि स्वयं एक मूल अधिकार है। ये मूल अधिकारों की रक्षा तो करता है, स्वयं में एक मूल अधिकार भी है। इसी वजह से डॉक्टर अंबेडकर ने इसी अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था, क्योंकि वो कहते हैं कि ये ऐसा मूल अधिकार है जो अपने आप में भी एक मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकारों की रक्षा भी करता है। तो यहाँ पर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, क्या निम्न में से कौन सा कथन मौलिक अधिकार नहीं है। आपको पता है मौलिक अधिकार आपके भाग 3 में आते हैं और आर्टिकल आपके 12 से 35 के बीच में आते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कौन से मौलिक अधिकार नहीं है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपका मौलिक अधिकार है, बिल्कुल है, जो कि आर्टिकल 19 में है। समान कार्य के लिए समान वेतन, ये तो आपके डीपीएसपी में आता है, आपके नीति निर्देशक तत्व में आता है डीपीएसपी में। धार्मिक स्वतंत्रता आपको अनुच्छेद 25 में मिली हुई है। विधि के समक्ष क्षमता आपको आर्टिकल 14 में मिली हुई है। तो मौलिक अधिकार कौन सा नहीं हुआ, तो आपका बी वाला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि समान कार्य के लिए समान वेतन जो है ना, वो आपका डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है, तो बी गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्या 57 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका कहता है कि अनुच्छेद 21 का विस्तार निम्न में से किसके माध्यम से हुआ है। केवल संवैधानिक संशोधन के द्वारा, केवल विधायिका के द्वारा, केवल न्यायपालिका द्वारा, या फिर न्यायिक व्याख्या द्वारा। बिल्कुल, अनुच्छेद 21 मैंने अभी बताया था आपको, मेनका गांधी केस आया था 1980 में। मेनका गांधी केस 1980 में जब ये मेनका गांधी केस आया था, तो इसका वास्तविक विस्तार सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक व्याख्या करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका वास्तविक विस्तार किया था अनुच्छेद 21 का, और न्यायिक इसकी व्याख्या की थी अनुच्छेद 21 की। उन्होंने बोला था कि जीवन में गरिमा, स्वच्छ पर्यावरण, निजता, आजीविका एवं स्वस्थ, ये सभी मिलकर जो है ना, एक मतलब अच्छी जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए। तो यहाँ पर ये मेनका गांधी के केस में आया था, यानी कि डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकारों का संरक्षक है। तो मूल अधिकार जो है ना, उनका संरक्षक आपका सुप्रीम कोर्ट होता है, यानी संसद नहीं, राष्ट्रपति नहीं, मंत्रिपरिषद नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय होता है। सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा में निम्न में से कौन शामिल है। अच्छा, ये राज्य आपका स्टेट मतलब मत समझ लेना, क्योंकि मतलब है कि जो भी सरकार के अंतर्गत चीज़ें आएंगी, जो भी सरकारी चीज़ होगी, वो सबकी सब राज्य की परिभाषा में आ जाएगी, जो कि अनुच्छेद 12 में लिखा हुआ है। तो क्या शामिल नहीं है? राज्य सरकार, हाँ बिल्कुल राज्य में आती है। संसद राज्य में आती है। निजी विश्वविद्यालय या फिर स्थानीय प्राधिकरण जो कि राज्य की परिभाषा में आते हैं, लेकिन निजी विश्वविद्यालय राज्य की परिभाषा में नहीं आते हैं। तो यहाँ पर जो शामिल नहीं है वो आपका सी ऑप्शन नहीं होगा।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है वो बताइए। ओके, अनुच्छेद 14 केवल विधायी कार्यों के विरुद्ध समानता प्रदान करता नहीं, ये गलत लिखा हुआ। यह सिर्फ और सिर्फ विधायी कार्यों के अगेंस्ट ही नहीं, बल्कि अनुच्छेद जो 14 है ना, उसका विस्तार जो है ना वो आपका कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका तीनों पर लागू होता है। विधायिका पर ही नहीं, ये आपका न्यायपालिका हो गई, कार्यपालिका और विधायिका तीनों पर लागू होता है, याद रखना। तो पहला तो गलत हो जाएगा, पहला गलत, इसके मतलब ए और बी तो गलत, दो तो गलत हो गए। ठीक है, अगला देखते हैं। अनुच्छेद 15(4) राज्य को सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध करने की अनुमति देता है। दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 कहता है कि 16 सब क्लॉज 4 के अंतर्गत आरक्षण मूल अधिकार है। तो क्या आरक्षण इसके अंतर्गत मूल अधिकार है? तो ये भी गलत हो जाएगा कि देखो ये मूल अधिकार नहीं है भाई। मूल अधिकार कैसे कह सकते हो इसको? क्योंकि अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत आरक्षण कोई मूल अधिकार नहीं है, ये राज्य की विवेकाधीन शक्ति है। मतलब राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि ये आपको आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये कोई आपका मौलिक अधिकार नहीं है, मतलब ऐसा मूल अधिकार नहीं जो आपको मिलना ही चाहिए। ये डिपेंड करता है स्टेट का कि वो देगा या नहीं देगा। ये राज्य की विवेकाधीन शक्ति है। और जैसे कि जो इंदिरा साहनी बाद आया था ना, उसमें ऐसा कहा गया था, तो हमारा तीसरा भी गलत हो जाएगा, यानी कि सिर्फ दूसरा सही है। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए कथन और कांड को। ठीक है, तो कथन और कांड को देखते हैं कि कथन कहता है कि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया। बिल्कुल बात सही है, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि यह सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु रिट जारी करने की शक्ति देती। मैंने पीछे बताया था कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो 6 प्रकार की रिट जो है ना अनुच्छेद 32 के तहत जारी कर सकता है, अगर किसी व्यक्ति का हनन हो रहा है, किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का लॉस हो रहा है तो। ठीक है, तो पहला और दूसरा बिल्कुल सही है और कथन का कारण भी सही है। फिर से कूट दिए गए हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, कुछ बात दिए गए, सिद्धांत दिए गए। ओके, गोलकनाथ बात मैंने अभी बताया था आपको कितने में आया था। तो गोलकनाथ जो मामला आपका आया था तो वो आपका कब आया था? तो याद रखना 1960 68 67 अप्रैल 1980 मेनका गांधी आया था ना। ओके, तो गोलकनाथ जो बाद आया था वो आपका ये उसने कहा था प्रक्रिया की न्याय संगतता, मेनका गांधी बाद और केशवानंद भारती है। हाँ, ये तो आपकी देखो केशवानंद मैंने पीछे बताया था। मूल संरचना की बात करते हैं। संसद की सीमा, संसद की एक मिनट, यहाँ पे इतना आ जाए, ठीक है, ताकि मेरा इतना। तो सी का तीसरा हो जाएगा, तो ये वाला गलत, ये वाला गलत। ठीक है, फिर कहता है मेनका गांधी बाद में। तो मेनका गांधी जो बात आता है उसमें बताया था, मैंने अभी बताया था आपको 21 अनुच्छेद 21 की व्याख्या की थी। बताया कि जो कानून के द्वारा आप किसी कानून को लागू कर रहे हैं ना, तो वो जरूरी नहीं बल्कि उचित पूर्वक, मतलब न्याय, मतलब उचित हो। कोई भी न्याय करो ना वो उचित पूर्वक हो। तो यहाँ पर प्रक्रिया की न्याय संगतता की बात हुई थी, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बी का पहला। तो बिल्कुल यहाँ पर डी वाला ऑप्शन एक बार देखेंगे। और गोलकनाथ विवाद में संसद की संशोधन शक्ति सीमित, बिल्कुल यहाँ पर इसकी संसद की जो संशोधन की शक्ति है वो सीमित की गई थी कि जो मौलिक अधिकार है ना वो उनमें संसद संशोधन नहीं कर सकती, ऐसा बोला गया था। तो यहाँ पर हमारा डी यानी कि गोलकनाथ विवाद में बोला गया था कि संसद जो है ना वो संशोधन करने की उसकी शक्ति जो है ना वो सीमित है। मेनका गांधी विवाद जो है ना वो आपका 21 के अनुच्छेद की व्याख्या की गई थी। और केशवानंद विवाद में मूल बेसिक स्ट्रक्चर या मूल संरचना की बात हुई थी। तो यहाँ पर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, 63 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल इनके 352 में भी निलंबित नहीं होता है? मैंने पीछे बताया था अनुच्छेद आपका 21, यानी कि इसको बोलते हैं कि आपको इसमें बोला गया कौन सा अधिकार जो अपन अनुच्छेद 21 जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, अगला देखते हैं 64, निम्न में से कौन सा अधिकार नीति निर्देशक तत्व है लेकिन न कि मूल अधिकार है? ओके, विधि के समक्ष क्षमता अनुच्छेद 14 मूल अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 मूल अधिकार है। समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद आपका हो जाएगा, आई थिंक समान कार्य के लिए समान वेतन कौन सा अनुच्छेद है? तो ये आपका है 39 है, जो कि 39 किस में जाएगा? तो ये आपका डीपीएसपी में जाएगा। जीवन और दैहिक स्वतंत्रता आपका 21 है, तो यहाँ पर मूल अधिकार नहीं है लेकिन नीति निर्देशक तत्व है, तो आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा, समान कार्य के लिए समान वेतन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कर लेते हैं और सही कथन चुनिए। प्रतिषेध रिट उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालतों को जारी किया जाता है, तो ये उच्च न्यायालय जारी कर सकती है क्या? नहीं, हाँ बिल्कुल
सुप्रीम कोर्ट भी कर सकती है और उच्च न्यायालय भी कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय को भी जारी कर सकती है और निचली अदालतों को भी जारी कर सकती है, लेकिन उच्च न्यायालय जो है ना सुप्रीम कोर्ट को नहीं बल्कि अपने से निचली अदालतों को प्रतिषेध रिट जारी कर सकती है। तो पहले सही है। परमादेश राष्ट्रपति को भी, अरे नहीं भाई, परमादेश राष्ट्रपति इनकी विधायियों जो विधायी गठन आएंगे ना, संगठन आएंगे, उनको जारी कर ही नहीं सकती, तो राष्ट्रपति कैसे उसमें आ जाएंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण का उद्देश्य अवैध निरोध से मुक्ति, बिल्कुल बात सही है, तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि पहला और तीसरा यानी कि डी का करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 32 और 226 में अंतर क्या है। तो केवल क्षेत्राधिकार का अंतर है, केवल रिट की संख्या नहीं, अधिकार का स्वरूप और उपयुक्त सभी। अच्छा, अंतर क्या है। हाँ, रिट की भी है, रिट भी केवल क्षेत्राधिकार का, हाँ बिल्कुल ये भी है, और केवल रिट भी है और अधिकार स्वरूप भी है, यानी कि यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएगा। अनुच्छेद 262 के तहत जो है ना रिट जारी करने का अधिकार किसके पास है, तो हाई कोर्ट के पास है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों के संबंध में सही नहीं है। मूल कर्तव्य, संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों का सम्मान करना, तो ये किस में लिखा है, तो ये तो आपका है क्या बोलते हैं, मूल कर्तव्य, बिल्कुल बात सही है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और सुधार की भावना का विकास, ये भी आपका मूल कर्तव्य हो जाएगा। ग्राम पंचायतों के गठन में, अरे ये तो आपका डीपीएसपी में जाएगा। ठीक है, तो ये आपका डीपीएसपी में ये गलत हो जाएगा क्योंकि मूल कर्तव्य के संबंध में नहीं है, तो यही नहीं है, बाकी आपके तीनों ही हैं, ए बी एंड डी डी। ओके, फिर क्या है क्वेश्चन देखते हैं, 68 नंबर का है। नीचे दो कथन और कारण दिए गए हैं, कथन और कारण ही पढ़ लेते हैं सीधे। कथन कहता है कि मूल कर्तव्य न्यायालय द्वारा प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तनीय नहीं है। परिवर्तनीय नहीं है, तो ये बात तो सही है। मूल कर्तव्य जो है ना वो न्यायालय डायरेक्ट इसको परिवर्तन नहीं कर सकता, ये तो संसद भी कर सकती है इसमें चेंजेस, क्योंकि डीपीएसपी की तरह होते हैं। क्योंकि मूल कर्तव्य संविधान के नीति निर्देश तत्वों के समान है, समान तो नहीं है, समान नहीं कह सकते हो आप, ये गलत बात है। लेकिन हाँ, उसके मतलब संसद जो है ना उसमें चेंजेस कर सकती है, लेकिन डीपीएसपी के समान नहीं है, तो यहाँ पर ए सही है, आर गलत हो जाएगा। 69 जो है ना, फिर सूची को देखना है, सूची विषय है और संवैधानिक आधार है। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास अनुच्छेद 51 में ही है। वैज्ञानिक, हाँ बिल्कुल, ये तो पहले का पहले ही सही है। प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण जो है ना वो आर्टिकल 48 में, ये विवाद बिल्कुल सही है। ग्राम पंचायतों का गठन आपका अनुच्छेद 40 में है, तो ये बिल्कुल बात सही है, इनको आप याद करें, इतनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपको याद हो जाएगा। ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल आपका 40 में आ जाएगा। प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण अनुच्छेद 48 में आ जाएगा, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास आपका 51 में आएगा, यानी कि पहले का पहला, दूसरे का दूसरा और तीसरे का तीसरा, यानी कि डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या है, मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ने का आधार किस समिति की सिफारिश थी। तो ये आपकी किस समिति, तो याद रखना, मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ने का जो आधार है ना, वो समिति आपकी स्वर्ण सिंह वाली बनी थी। और संथानम जो समिति बनी थी वो आपकी किस लिए थी, तो ये आपकी भ्रष्टाचार से संबंधित थी। किससे, भ्रष्टाचार से संबंधित संथानम समिति थी। और वहीं आपकी जो सरकारियाँ थी ना वो आपकी केंद्र और राज्यों के संबंध, यानी कि सेंटर एंड स्टेट के रिलेशन के बीच की बात करता है। अशोक मेहता समिति वहीं आपकी पंचायती राज की बात करती है। अशोक मेहता समिति पंचायती राज डिपार्टमेंट से रहती है। अशोक मेहता समिति पंचायती राज से, सरकारिया समिति सेंटर स्टेट का रिलेशन, संथानम समिति भ्रष्टाचार से संबंधित है, और स्वर्ण सिंह समिति आपकी मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ने से संबंधित है। तो इनको जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी ही आपको याद हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर चुनिए। मूल कर्तव्यों की संख्या प्रारंभ में 10 थी, बिल्कुल बात सही है। 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक नया मूल कर्तव्य जोड़ा गया, तो ये वाली बात बिल्कुल सही है। और सभी मूल कर्तव्य केवल नागरिकों पर ही लागू होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर केवल लिखा है, तो केवल यही मैंने कहा कि 95% केवल वाला गलत होंगे, लेकिन 5% तो भाई सही होंगे ना। तो 5% में आ जाएगा ये वाला कि सभी मूल कर्तव्य केवल नागरिकों पर ही लागू होते हैं, ये किसी विदेशी पर लागू नहीं होते। अगर वो चाहें तो फॉलो कर लें, अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरी उन पर कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो यहाँ पर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 72 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय मूल कर्तव्यों से संबंधित नहीं है। कौन सा विषय है जो मूल कर्तव्यों से संबंधित नहीं है। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये तो संबंधित है, तो यहाँ पर बिल्कुल पहला सही है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये तो आपका आर्टिकल 51 हो जाएगा।
तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि ये डीपीएसपी में आना चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना आपका है। स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना, ये वाली बात बिल्कुल यहाँ पर मूल कर्तव्य आपका ये वाला नहीं है, बिल्कुल याद रखना आप। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये आपका डीपीएसपी में आ जाएगा। कथन और कारण दिए गए, देखते हैं क्या है। कथन कहता है कि मूल कर्तव्य नागरिकों में राष्ट्रभक्ति और अनुशासन की भावना विकसित करते हैं। जो मूल कर्तव्य है ना, वो नागरिकों में राष्ट्रभक्ति, बिल्कुल बात सही है, पहला तो कथन सही है। कारण कहता है क्योंकि मूल कर्तव्य सीधे दंडात्मक कानूनों द्वारा प्रवर्तन नहीं भाई है क्या, ऐसा किसने बोला है, दंडात्मक कानून द्वारा, ये गलत है, पहला सही है, यानी कि सी यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। फोर्थ क्या है, 74 नंबर क्वेश्चन है, क्या कहता है कि 42वां संविधान संशोधन ये आपका मूल कर्तव्य से संबंधित है, बिल्कुल सही, मूल कर्तव्य जोड़े थे गए थे, बिल्कुल बात सही है। 86वां संविधान संशोधन ये बच्चों की शिक्षा से संबंधित है, बिल्कुल बात सही है। 86 अमेंडमेंट हुआ था, वो शिक्षा संबंधी कर्तव्य जुड़े गए थे। और 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो आपका आपातकालीन अधिकारों पर नियंत्रण और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, यानी कि मूल अधिकारों की सुरक्षा इसमें बढ़ाई गई थी। तो यहाँ पर पहले का पहला, दूसरे का दूसरा और तीसरे का तीसरा, तो कौन सा ऑप्शन है, ये वाला दीजिए, अब डी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है मूल कर्तव्यों की अवधारणा भारतीय संविधान में किस देश से प्राप्त हुई है, तो यूएसएसआर से, यानी कि रूस से हमने ली है मूल कर्तव्यों की अवधारणा को। नेक्स्ट है मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, नागरिकों पर दंडात्मक नियंत्रण नहीं, मौलिक अधिकारों को समाप्त करना नहीं, अधिकार कर्तव्य संतुलन स्थापित करना। एकदम अच्छा ऑप्शन लग रहा है, तो इसको ही आप टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संघीय व्यवस्था के संबंध में सत्य नहीं है। भारत की संघीय व्यवस्था के संबंध में सत्य नहीं है। ओके, संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण संविधान द्वारा किया गया, बिल्कुल बात सही है। भाग 13 में जो है ना, वो संघ और राज्यों के बीच में शक्तियों का वितरण किया गया है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है, ये बात भी बिल्कुल सही है। भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था, बिल्कुल बात सही है। भारतीय संघ में राज्यों को संविधान से स्वतंत्र, अरे नहीं भाई, सही से पढ़िए इसको, देखो डी वाला, भारतीय संघ में राज्यों को संविधान से स्वतंत्र अस्तित्व प्राप्त है, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। राज्य जो है ना वो संघ से स्वतंत्र नहीं है, ये गलत है, तो यहाँ पर डी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए कथन ए, भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक कहा गया है। हाँ, ये बिल्कुल बात सही है, भारतीय संविधान को अर्ध यानी क्वासी फेडरलिज्म कहा गया है, क्योंकि भारत में शक्तियों का वितरण केंद्र के पक्ष में झुका हुआ है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना आपका ए और आर दोनों सही हैं और इसकी व्याख्या भी सही करते हैं। 79 का देखेंगे, 79 नंबर का कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। संघीय व्यवस्था में संविधान का संतुलन चक्र यानी कि बैलेंस व्हील ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किस संस्था को कहा जाता है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, फिर निर्वाचन आयोग। बिल्कुल भाई, बैलेंस्ड व्हील ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना एकदम पूरा बैलेंस है, ना ये विधायिका की तरफ झुका हुआ है, ना ही कार्यपालिका और ना ही न्यायपालिका की तरफ झुका हुआ है, वो आपका निर्वाचन आयोग है। तो यहाँ पर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कर लेते हैं कि भारत में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। कौन कह रहा है दोहरी, हमारे यहाँ पर सिंगल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप। भारतीय संघ में राज्यों की समान प्रतिनिधित्व व्यवस्था राज्यसभा में है। भारतीय संघ में राज्यों की समान प्रतिनिधित्व व्यवस्था राज्यसभा में, हाँ एक बात सही है। राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन के लिए उनकी सहमति आवश्यक नहीं है, बिल्कुल बात सही। दूसरा और तीसरा सही है। अच्छा, जिसको ऑप्शन पहला समझ नहीं है तो समझा देती हूँ। भारत में दोहरी नागरिकता क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे देखो नागरिकता दोहरी का मतलब है कि आपको केंद्र की भी नागरिकता मिली हुई है और फिर राज्य से कि आप, एक तो आपके पास एक कौन सी नागरिकता है, हम पूरे इंडिया के निवासी हैं, तो हमारे पास पूरे उत्तर प्रदेश लिखते हैं, मतलब हम पूरे लिखते हैं भारत है ना, फिर हमें उत्तर प्रदेश की भी नागरिकता लेनी पड़ जाए तो दो हो जाएंगी ना, एक तो पूरे भारत की फिर उत्तर प्रदेश की, तो ये दोहरी नागरिकता हो जाएगी। लेकिन हमें सिर्फ एक नागरिकता लेनी पड़ती है पूरे भारत की, कि हम इंडिया के ही नागरिक हैं। ठीक है, इस वजह से ये हमारे पास सिंगल नागरिकता है। 81 नंबर का नीचे दिए कथन और कांड देखते हैं। कथन और कांड सीधे पढ़ते हैं। कथन ये कहता है कि भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, ना कि राज्यों के बीच संघ। बिल्कुल, भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, ना कि राज्यों के बीच। बिल्कुल पहला बात सही है, क्योंकि भारतीय संघ राज्यों के आपसी समझौते से नहीं बना है। बिल्कुल आपसी समझौतों से नहीं बना है भाई। ये तुम्हारे पास ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है, तो डी करेक्ट हो जाएगा। 82 देखते हैं क्या है। 82 कहता है
निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में सत्य नहीं है? भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती हैं, बिल्कुल बात सही है। भारतीय संघ में एकल नागरिकता की व्यवस्था है, बिल्कुल बात सही है। भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए समझौते का परिणाम नहीं है, ये गलत बात लिखी हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ पर राज्य जो इसके लिए मतलब एक सहमति कोई नहीं, मतलब राज्यों का संघ है, राज्यों के बीच समझौता नहीं है। राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन की शक्ति संसद के पास होती है, बिल्कुल बात सही है। तो यहाँ पर सी गलत हो जाएगा। कथन और कांड फिर से दिए गए हैं। कथन कहता है कि भारतीय संघ को अर्ध संघात्मक कहा जाता है, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में भी केंद्र को राज्यों पर व्यापक नियंत्रण प्राप्त होता है। ए आर दोनों सही है और व्याख्या भी सही करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है? विशेषता संघवाद की लिखित संविधान हाँ विशेषता है। शक्तियों का संविधानीकरण, राज्यों की समान संप्रभुता, स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका, ये भी संघवाद की है। तो इसका हमारा हो जाएगा, याद रखना यहाँ पर आप एक बार सी को देखिए, राज्यों की समान संप्रभुता। राज्यों की समान संप्रभुता कहाँ है? अगर मैं बात करूँ तो लोकसभा में इसकी राज्यसभा में यूपी की 80 है ना सीटें हो जाएंगी, वहीं आप देखेंगे तो उसकी कम हो जाएंगी, है ना, सिक्किम की तो एक ही रह जाएगी, तो ये तो नहीं होगा, यहाँ पर सी हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे विषय और संवैधानिक उपचार। अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ, तो ये अवशिष्ट 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आएंगे ना। अनुच्छेद 280 अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ, अनुच्छेद 280 ठीक है। संघ राज्य विवाद 131 ठीक है। विधायी शक्तियों का वितरण 7वीं अनुसूची। अगर आपको ऊपर के दो नहीं पता थे तब भी आप सी वाले से कर सकते थे। तो यहाँ पर हमारा पहले का पहला, दूसरे का दूसरा और तीसरे का तीसरा हो जाएगा। इसका मतलब पहले का पहला, यहाँ पर हमारा डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 86 नंबर का। भारत में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है, नहीं है, पहला गलत कर दो जिसमें भी हो। राज्यसभा संघीय सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। और राज्यों के पुनर्गठन के लिए उनकी सहमति अनिवार्य नहीं है, बिल्कुल बात सही है। तो दूसरा और तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 87 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संसद की विधायी प्रक्रिया के संदर्भ में सत्य नहीं है? संसद की विधायी प्रक्रिया के संबंध में प्रत्येक विधेयक को 3 वाचन से गुजरना पड़ता है, बिल्कुल बात सही है। 1 2 3 वाचन से गुजरना पड़ता है। कोई भी विधेयक लेकर आएंगे आप संसद में तो उसको 3 स्टेज से गुजरना पड़ेगा। धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा संशोधित किया जा सकता नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो सलाह दे सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। धन विधेयक को राज्यसभा ना ही संशोधित कर सकती है, ना ही वापस कर सकती है, ना ही रोक सकती है। तो यही गलत हो जाएगा। यहाँ पर संदर्भ सत्य नहीं है, तो ये सत्य नहीं होगा। पढ़ लेते हैं बाकी और भी। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद विधेयक कानून बन जाता है, बिल्कुल बात सही है। और साधारण विधेयक लोकसभा अथवा राज्यसभा किसी में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, यहाँ पर सही है। नेक्स्ट देखिए 88 नंबर का। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा की अवधि अधिकतम कितनी बढ़ाई जा सकती है? अगर आपातकाल जारी है, ठीक है, तो लोकसभा की अवधि 1 वर्ष के लिए अधिकतम बढ़ाई जा सकती है, तो बी यहाँ पर सही होगा। और अगर आपातकाल खत्म हो गया तो उसको ओनली 6 महीने तक ही बढ़ाया जा सकता है, फिर नहीं आप बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला डी करेक्ट हो जाए, सॉरी बी करेक्ट हो जाएगा। कथन और कांड कहते हैं कि कथन कहता है संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि मंत्रिमंडल का अस्तित्व लोकसभा के विश्वास पर आधारित होता है। अगर लोकसभा में विश्वास मत नहीं है मंत्रिमंडल का, तो सरकार गिर जाएगी। पहला और दूसरा सही है और व्याख्या बी करेक्ट है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलाना है, तो मिला लेते हैं। संवैधानिक विषय और अनुच्छेद। धन विधेयक की परिभाषा आपकी किसमें है? तो धन विधेयक की जो परिभाषा है आप देखिए यहाँ पर धन विधेयक की परिभाषा आपकी किसमें हो जाएगी? तो वो आपकी हो जाएगी यहाँ पर अनुच्छेद 110 में, बिल्कुल बात सही है। राष्ट्रपति की विधेयक पर स्वीकृति 111 में है और संसद की संरचना आर्टिकल 79। तो यहाँ पर पहले अच्छा डी ऑप्शन देख लीजिए, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा और तीसरे का तीसरा हो जाएगा। निम्नलिखित का विचार कीजिए, सही उत्तर चुनिए। केंद्र राज्य विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है, बिल्कुल करता है। राज्यों के बीच विवादों में संसद को अंतिम नहीं, राज्यों के बीच विवाद हो या फिर केंद्र राज्य के बीच विवाद हो, सुप्रीम कोर्ट ही निर्णय देगी। यहाँ पर अनुच्छेद 131 संघीय विवादों से संबंधित है, तो यहाँ पर हमारा पहला और तीसरा यानी कि बी करेक्ट हो जाएगा। 92 नंबर का क्वेश्चन है
क्या कहता है 92 नंबर क्वेश्चन आपका, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय राष्ट्रपति के संबंध में सत्य नहीं है? राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होते हैं। हाँ, बिल्कुल बात सही है। संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आते हैं। 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। ठीक है। राष्ट्रपति लोकसभा के विघटन की शक्ति रखते हैं। अच्छा, राष्ट्रपति संसद की बैठकों में मतदान कर सकते हैं? नहीं भाई, राष्ट्रपति जो है ना संसद के किसी भी सदन में के बैठक में मतदान नहीं कर सकते हैं। यही पर आपका सत्य नहीं है। बाकी राष्ट्रपति लोकसभा के विघटन की शक्ति रखते हैं, बिल्कुल बात सही है। और राष्ट्रपति को विधेयक पर पुनर्विचार हेतु लौटाने की शक्ति भी है। यहाँ पर हमारा सी वाला गलत हो जाएगा। कथन और कारण क्या कहते हैं कि कथन कहता है कि भारतीय राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान होते हैं। क्या ये बात सही है? तो ये बात जो है ना आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। हाँ, क्योंकि राष्ट्रपति अपनी अधिकांश शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही करता है। 94 भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव का संचालन कौन करता है? तो भारत में एक निर्वाचक आयोग बनाया जाता है जो कि इनका इलेक्शन करवाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर चुनें। राष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होते हैं? नहीं भाई, उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं, बिल्कुल बात सही है। राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं? नहीं होते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष नहीं भाई होते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दूसरा हमारा सही हो जाएगा। 96 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में सत्य नहीं है? ओके, राष्ट्रपति के बारे में राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में सही नहीं है। राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति रखते हैं, सही बात है। राष्ट्रपति वित्त विधेयक को पुनर्विचार के हेतु लौटा सकते हैं? ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि वित्त विधेयक पर तो कोई कुछ नहीं कर सकता है भाई, नहीं लौटा सकते हैं। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति वित्त विधेयक के मामले में कुछ नहीं कर सकते हैं भाई। ना पुनर्विचार कर लौटा सकते हैं, ना उसको रख सकते हैं, ना उसको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बी गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलाना, राष्ट्रपति की शक्ति और संवैधानिक अनुच्छेद। ठीक है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 11 में है, यानी कि पहले तीसरा आ जाएगा। ठीक है, पहले आएगा आपका, नहीं, अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123 में है, तो पहले चौथा आएगा ना, पहले चौथा आएगा। विधेयक पर स्वीकृति, तो आपका कौन सा आएगा? विधेयक पर स्वीकृति आपका आ जाएगा 111, यानी कि 3। लोकसभा का विघटन आपका होता है 85 के तहत, यानी कि दूसरा। और क्षमादान की शक्ति 72, यानी कि 1 में, यानी 4 3 2 1 कहाँ पर लिखा? 4 3 2 1 सी में लिखा हुआ, सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। बिल्कुल बात सही है। राज्यसभा धन विधेयक को संशोधित कर सकती नहीं कर सकती, सिर्फ सलाह दे सकती है और कुछ नहीं कर सकती। लोकसभा धन विधेयक पर अंतिम निर्णय लेती है। तीसरा भी सही है, लेकिन धन विधेयक के मामले में जो भी माई बाप है वो लोकसभा है, तो पहला तीसरा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 99 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के संदर्भ में सत्य नहीं है? लोकसभा की संरचना जनसंख्या के आधार पर निर्धारित है, बिल्कुल बात सही है। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि को लोकसभा में नामित कर सकता है, 2017 में नामित करता था, ये बात बिल्कुल सही है। अब तो नहीं कर रहेगी, समाप्त कर दिया गया। लोकसभा में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व मिलता है, समान प्रतिनिधित्व लोकसभा में नहीं, ये गलत नहीं है। हाँ, ये गलत है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये बात बिल्कुल सही। एक बार सी वाला देखिए ऑप्शन, लोकसभा में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व मिलता है, ये बात गलत लिखी हुई है। ये यहाँ पर टोटली गलत लिखा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखें, राज्यों को समान प्रतिनिधित्व राज्यसभा में मिलता है, ना कि लोकसभा में मिलता है। आप देखेंगे लोकसभा में उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं यूपी की, और वहीं अगर सिक्किम में जाएंगे तो आप एक ही सीट मिलेगी। तो लोकसभा में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व कैसे हो जाएगा भाई? राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व होता है, तो यहाँ पर सी गलत हो जाएगा। अब आ गया हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि हम पर डे 50 क्वेश्चन ही करते हैं और हमारा 51 से 100 तक हो गया है। लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन किस स्थिति में बुलाया जाता है? भाई, राष्ट्रपति के अभिभाषण हेतु नहीं, दोनों सदनों में गतिरोध अगर हुआ है तभी लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन का मतलब ये है कि जैसे कि मान लिया लोकसभा या राज्यसभा में कोई साधारण विधेयक आया, ठीक है,
और वो किसी एक सदन में पारित नहीं हो पाया, यानी कि मतभेद हो गया, तो साधारण विधेयक को पास करवाने के लिए संयुक्त अधिवेशन होता है, लोकसभा और राज्यसभा का दोनों। अच्छा, संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है? तो वो आपके राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, फिर जो भी मत निकल कर आएगा उसको मान लिया जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या सही हो जाएगा? तो बी सही हो जाएगा। और ये रहे आज के पूरे 50 क्वेश्चन गाइस। आप मुझे बताना कि आपने कितने इन 50 क्वेश्चंस में से सही किए हैं। जो भी किए हैं कमेंट्स में बताना। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से, कमेंट्स करने से मुझे कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं, बस मेरा भी मोटिवेशन बढ़ जाता है। जैसे कि मैं आपका मोटिवेशन बढ़ाती हूँ और मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ आपको पढ़ाकर, क्योंकि ऐसे ही इसको जो टेस्ट है ना, ये आपको फ्री में मिलने वाले भी नहीं है, लेकिन मैं फ्री में दे भी रही हूँ, आपको पढ़ा भी रही हूँ, समझा भी रही हूँ, साथ ही साथ आंसर भी देती जा रही हूँ, डिटेल में समझाती भी जा रही हूँ। ये छोटी बात नहीं, बड़ी बात है, क्योंकि आपको जो है ना एग्ज़ाम क्लियर करना है भाई। बिना प्रैक्टिस के आप कर नहीं सकते, तो कोशिश करिए ज़्यादा प्रैक्टिस करने की। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। तो दिस इज़ ऑल गाइज, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू ऑल द बेस्ट।